कोलकाता में एक लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई, पहले रेप और उसके बाद कत्ल। डॉक्टर्स में बहुत ज्यादा गुस्सा है देश भर में। रेजिडेंट डॉक्टर्स इस कदर आक्रोशित हैं कि आज उन्होंने काम नहीं किया। इसके अलावा काली पट्टी बांधकर सड़क पर भी उतर आए विरोध करने के लिए, और इसका सीधा असर देश भर में मेडिकल सुविधाओं पर भी पड़ा है। पूरे देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर्स का ये प्रदर्शन उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए है जो कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में हैवानियत का शिकार हुई थी। बंगाल से लेकर दिल्ली, यूपी से लेकर बिहार तक डॉक्टर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रही हैं। कोलकाता से शुरू हुई आक्रोश की ये आग अब पूरे देश में फैल गई है, क्योंकि सवाल इंसाफ का है, सवाल देश की बेटियों का है, सवाल खुद अपनी सुरक्षा का है। कोलकाता में सभी डॉक्टर लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम जैसे अभी खड़े हैं कोलकाता मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, ये लोग काम नहीं कर रहे। इसके नतीजा मरीजों ने परेशानी में पड़ गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये रिंग रोड है और एम्स के ठीक बाहर जो रास्ता है वहाँ पर डॉक्टर्स इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या पर जो रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांगे हैं उसको लेकर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चंडीगढ़ में धरना दिया है। अब यहाँ पे प्रोटेस्ट मार्च निकालते हुए ये आगे जा रहे हैं। डॉक्टर्स की तरफ से ये धरना प्रदर्शन जो है पीजीआई में दिया जा रहा है। डॉक्टर्स की सुरक्षा जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है आज की डेट में बन गया है। गम और गुस्से की आग में जल रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल से देश भर की मेडिकल व्यवस्थाएं चरमरा गई। इमरजेंसी वार्ड से डॉक्टर नदारद हैं, मरीज इलाज के लिए तड़प रहे हैं, प्रशासन के इंतजाम नाकाफी हैं, मरीज अब भगवान भरोसे। मतलब अपॉइंटमेंट मिल गया हमको, इतनी देर वहाँ लाइन लगा के अपॉइंटमेंट लिया। अब डॉक्टर के पास जाके खड़े हुए तो वो बोलते हैं जी आज तो हड़ताल है, डॉक्टर बैठ ही नहीं रहे हैं। मेरा पेशेंट है वो देखिए वो कमर टूट गया उनका। आज सुबह आया तो बोला कि इमरजेंसी में ले जाओ, यहाँ डॉक्टर रेफर कर दिया। इमरजेंसी में क्या कहते हैं 14 नंबर ले जाओ। क्या करें, देखिए ये चल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, बड़ी मुश्किल से रखें। अब वापस ले जा रहे हैं गुड़गांव। अंदर के ओपीडी में तो क्या बोला आपको? उन्होंने तो रेफर कर दिया कि इमरजेंसी ले जाओ, वहाँ कहते हैं डॉक्टर नहीं है। रेप कांड पर सियासी जोर आजमाइश भी जमकर हो रही है। बीजेपी ममता सरकार को बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेर रही है। देश भर के डॉक्टर आज धरने पर हैं। जो बंगाल में हो रहा है वो सरकारी आतंक का खौफनाक सच है। हम डिमांड करते हैं सीबीआई इंक्वायरी, जो वहां की भाजपा ने कहा है। और ममता जी, आप बार बार सीबीआई से भागती हैं, कम से कम एक मरी हुई डॉक्टर की नृशंस हत्या के तो न्याय दे दीजिए आप। इधर रेप कांड के बाद पहली बार सीधे मीडिया से मुखातिब होती हुई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर पुलिस केस का खुलासा नहीं कर पाती है तो केस सीबीआई के हवाले कर दिया जाएगा। पुलिस যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দোষীদের গ্রেফতার করবে। আর রবিবার পর্যন্ত যদি তারা খুন কিনারা করতে না পারে, কারণ ভেতরেও তো অনেকে আছে, তাহলে এই কেসটা আমরা আমাদের হাতে রাখবো না, আমরা সিবিআই কে দিয়ে দেব। কিন্তু ওদের সাকসেস রেট খুব কম। মানুষের স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য যদি কেউ ভাবতে পারে যে পুলিশ ঠিক মতো করতে পারছে না, যদিও ক্যালকাটা পুলিশ ইজ দ্য বেস্ট পুলিশ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, তাদের তদন্তের যে সিস্টেমটা। कोलकाता रेप कांड का आरोपी फिलहाल सलाखों के पीछे है। इस जघन्य कांड में शामिल और आरोपियों की तलाश की जा रही है। लेकिन बंगाल में महिला सुरक्षा पर राजनीति गर्म है, जो फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही। देखिए, कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई इस हैवानियत के बाद अब इस वक्त जो गुस्सा है वो पूरे देश भर में उबाल मार रहा है। इस मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। देखिए, 9 अगस्त आरजी कर हॉस्पिटल में एक महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई, जिसके बाद गुस्से में है इस वक्त देश भर के डॉक्टर्स। इसके बाद 9 अगस्त को ही आरोपी संजय राय को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी हुई आरोपी संजय राय की। फिर 11 अगस्त की तारीख जब आरोपी संजय ने
इस पूरे मामले में अपना जुर्म कबूल कर लिया कि उसने ही वो दरिंदगी, वो हैवानियत की थी। फिर 11 अगस्त जब कोलकाता में डॉक्टर्स ने इस घटना का विरोध किया और अलग अलग जगहों पर जो डॉक्टर्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, जो प्रदर्शन अब भी जारी है। 12 अगस्त की तारीख जब देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं इसका विरोध करते हुए हड़ताल कर रहे हैं और उन्होंने इसे लेकर जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। इधर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री जो पुलिस को अल्टीमेटम दे चुकी हैं और कहा कि अगर ये मामला सॉल्व नहीं हुआ तो फिर इस मामले में आगे सीबीआई को जांच जो है वो सौंप दी जाएगी। अपने दर्शकों को याद दिला दें, आज से लगभग साल भर पहले याद करिए, अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। सीधे तौर पर उसका बहुत बड़ा असर शेयर मार्केट पर भी देखने को मिला था। एक बार फिर से हिंडनबर्ग कई आरोपों के साथ लौटा है। इस बार सेबी चीफ पर कई गंभीर आरोप लगाए गए, लेकिन इस बार शेयर मार्केट पर इसका कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आया। हां, राजनीति के गलियारे में जरूर भूचाल है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग का जिन फिर एक बार बाहर आ गया है। इस बार उसके निशाने पर कोई कंपनी नहीं बल्कि खुद सेबी की मुखिया है, माधवीपुरी बुच। हिंडनबर्ग का आरोप है कि अडानी ग्रुप के विदेशी फंड में सेबी चीफ माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच की हिस्सेदारी है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप और सेबी के बीच मिलीभगत का भी आरोप लगाया है और एक तरह से ये कहने की कोशिश की है कि जो एक्शन सेबी को अडानी ग्रुप पर लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया और इसकी वजह ये हिस्सेदारी थी। हालांकि सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज किया है। वहीं अडानी समूह ने इस रिपोर्ट को मुनाफा कमाने वाली और बदनाम करने की साजिश बताया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सिर्फ सेबी चीफ ने खारिज नहीं किया, शेयर मार्केट भी खारिज करता नजर आ रहा है, क्योंकि हिंडनबर्ग ने जब ये बम फोड़ा तब सबकी नजर इस बात पर टिकी थी कि सोमवार को इसका मार्केट पर असर क्या होगा, लेकिन मार्केट में कोई रिएक्ट नहीं किया गया। जो रिपोर्ट आया है इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव मार्केट पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का जो फंडामेंटल है हमारे इंडियन मार्केट का, शेयर मार्केट का, वो बहुत ही स्ट्रांग स्थिति में पहुंचा हुआ है। खुद ये जो रिसर्च एजेंसी है शॉर्ट सेलिंग में इन्वॉल्व है। जहां तक अडानी ग्रुप के शेयर से जुड़ी हुई बातें हैं तो क्योंकि निष्पक्ष रिपोर्ट को लेके भी एक स्पेकुलेशन है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निष्पक्ष नहीं है, सेबी चीफ ने ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन दे दिया है, तो ये एक जांच का विषय है और इसको इंक्वायरी करके ही मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स एक सही नतीजे पे पहुंचेंगे। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से सियासी माहौल जरूर गर्मा गया है। विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी ने रविवार को बैक टू बैक कई सवाल दागे थे और एक साथ सेबी चीफ, अडानी ग्रुप और केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा था। Retail investors, honest investors, pensioners have three questions. The first, why has Chairperson Madhavi Buch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Buch responsible? Or is Mr. Adani responsible? वहीं विपक्ष के वार पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने इसे आर्थिक रूप से बर्बाद करने का षड्यंत्र बताया और कांग्रेस को देश विरोधी टूलकिट का हिस्सा। राहुल गांधी देश के बाहर भी जाके देश को बदनाम करते हैं, देश के अंदर रह के देशवासियों में ये भ्रम फैलाते हैं। ऐसे लोगों से देश के लोगों को सावधान रहना चाहिए, ये तो देशद्रोहियों का काम हो सकता है। हारने के बाद अब वो भारत को आर्थिक रूप से अस्थिर करने के षड्यंत्र में जुटे हो। सवाल पूछना कांग्रेस पार्टी से, क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है आप? मोदी के से नफरत करते हुए कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत कर रही है। लेकिन इतना होने से बात खत्म हो जाएगी ऐसा लगता नहीं, क्योंकि सेबी की सफाई को हिंडनबर्ग ने उसका कबूलनामा मान लिया है। यानी खेल अभी जारी है, क्योंकि हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है जिसका एकमात्र मकसद है पैसा कमाना। देखिए, ऐसा नहीं है कि हिंडनबर्ग का ये जिन अचानक से ही बाहर आ गया। दरअसल ये पिछले साल ही जनवरी में सामने आया था, जिसके बाद ये मामला कोर्ट तक भी जा पहुंचा था। अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जनवरी 2023 जब इसकी शुरुआत हुई, हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर शेयर मैनिपुलेशन और मनी लॉन्ड्रिंग के कई गंभीर आरोप लगाए थे। जनवरी 2023 यानी कि पिछले साल की शुरुआत में ही। फिर जनवरी 2024 ठीक एक साल बाद सेबी और कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच की और कोर्ट ने ये जो आरोप लगाए गए थे उस रिपोर्ट में, उन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फिर जून 2024 सेबी ने हिंडनबर्ग को नोटिस भेजा। इस मामले पर नियमों के उल्लंघन पर जवाब मांगा गया था। सेबी की तरफ से हिंडनबर्ग को यह नोटिस जारी हुआ था। जुलाई 2024 हिंडनबर्ग ने नोटिस का जवाब दिया और कहा कि सेबी
दरअसल धोखेबाजों को ही बचाने का काम कर रही है। जवाब के तौर पर उन्होंने एक और आरोप लगा दिया हिंडनबर्ग ने। 10 अगस्त 2024 यानी ठीक 2 दिन पहले की बात है। हिंडनबर्ग ने माधवीपुरी यानी कि सेबी की चीफ और उनके पति धवल बुच पर अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी के आरोप लगा दिए, जिसके बाद ये भूचाल एक बार फिर से शुरू हो गया है। कश्मीर का रुख मैं करना चाहूंगा। किस तरीके से सेना वहां पर ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है आतंकवादियों को जड़ से खत्म करने के लिए, ये हम सभी जानते हैं। सेना के जवान इसमें शहीद भी हो जाते हैं कई बार, लेकिन फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं, उन्होंने सेना के शौर्य पर ही सवाल खड़े कर दिए, एक विवादास्पद बयान दे दिया। मिले हुए हैं, हमारी बर्बादी के लिए मिले हुए। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर कश्मीर से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा गर्म है। इतनी फौज है हमारे बॉर्डर पे, मैं समझता किसी भी मुल्क में ऐसी इतनी फौज नहीं। फिर ये लोग कैसे आ रहे हैं, ये दवाइयां कैसे आ रही हैं? मिले हुए हैं, हमारी बर्बादी के लिए मिले हुए। फारूक अब्दुल्ला किश्तवाड़ में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने दावा किया कि कश्मीर में 200 से 300 आतंकियों ने घुसपैठ की है, जिसकी जांच होनी चाहिए। ये जो आज मिलिटेंट्स, मैं समझता हूँ ये करीबन 200-300 से कम नहीं होंगे। कैसे आए, कहां से आए? आसमान से तो नहीं गिरे भाई। कोई तो कोई जिम्मेवार है जो जब ये क्रॉस कर रहे हैं, वतन के लोग ये पूछना चाहते हैं हो कैसे रहा है। बटालियंस के बटालियंस लगाई हुई हैं। क्या है, आज बांग्लादेश का बॉर्डर भी आपके पास है, जो सबसे बड़ा बॉर्डर है। अल्लाह जाने वहां से क्या आएगा। फारूक अब्दुल्ला ने सीधे तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन इशारों इशारों में उन्होंने सेना और आतंकियों की मिली भगत की ओर इशारा किया, जिस पर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। शर्मनाक बयान है जो कि लोगों को गुमराह करता है। आज जो फ्रस्ट्रेशन है वो खुल करके सामने आ रही है। दूसरा INDI गठबंधन की मानसिकता यही है कि देश में अफरा तफरी का माहौल अपनी बातों से किस प्रकार बनाए। उनको तकलीफ ये है कि उनका सिंहासन हिल चुका है, उनको वहां पर कोई अपनी जमीन दिखाई नहीं दे रही। चुनाव हार कर अभी आ रहे हैं, बौखलाहट मन के अंदर है, इसलिए वो हमारा सेना का भी मनोबल गिराने की और जो लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं कश्मीर को, उनका मनोबल गिराने के लगातार प्रयास करते रहते हैं। इधर जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना का बड़ा ऑपरेशन जारी है। पिछले 48 घंटे में जम्मू कश्मीर में 3 अलग अलग जगहों पर आतंकियों से सेना की मुठभेड़ हुई है। उधमपुर में सुरक्षा बलों ने 3 से 4 आतंकियों को घेर लिया है, तो वहीं अनंतनाग और किश्तवाड़ में भी आतंकियों की तलाश में सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। बीते शनिवार को अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान सेना के 2 जवान शहीद हो गए और 3 घायल हो गए। लगातार हो रहे आतंकी हमलों से विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है और सवाल पूछ रहा है कि आतंकी हमलों में बेकसूर जवान आखिर कब तक शहीद होते रहेंगे। और सूत्रों के हवाले से हमें एक बड़ी जानकारी मिल रही है। दरअसल जिस तरीके की बातें कही गई हैं उस पर सेना का पक्ष भी सामने आ गया है। मैं आपको बता दूं, जो बातें कही गई सेना की तरफ से, इन आरोपों को बिल्कुल बेबुनियाद बताया गया है। फारूक के आरोपों पर सेना का जवाब, 2019 में 219 घुसपैठ की कोशिशें हुई थी, जबकि 2023 में सिर्फ और सिर्फ 48 घुसपैठ की घटनाएं हुई हैं। सेना आतंकियों को मार गिराने में पूरी तरीके से कामयाब है। सोर्सेज हमें यह जानकारी दे रहे हैं। इसी खबर पर और ज्यादा विस्तार से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे मेरे सहयोगी आशीष, आपको नजर आ रहे हैं। आशीष। बिल्कुल अखिलेश, अगर इन आंकड़ों को देखें, जो आपने आंकड़े बताए दर्शकों को, उसको हम थोड़ा सा और डिकोड करते हैं क्विकली। अगर आप केवल 2 आंकड़ों के एक सेट को देखेंगे, 2019 में अगर हमने जो इन्फिल्ट्रेशन, जो घुसपैठ की घटनाएं हुई हैं, वो किस तरह से एकदम पीक पर थी। 2019 में वो 219 इन्फिल्ट्रेशन घुसपैठ की घटनाएं थी और धीरे धीरे ये घटनाएं कम होती गई और 2023 में ये केवल 48 पे आ गई। लेकिन ये तो रही घुसपैठ की घटनाएं किस तरह से कम हुई। ये तब होती है जब एक डेटरेंस होता है, यानी कि जो सेना की चाक चौबंदी होती है वो अगर बढ़ा दी जाती है तो फिर जाहिर सी बात है कि आतंकवादियों को मुश्किल होता है। लेकिन इस घुसपैठ की घटनाओं के बाद सेना ने किस तरह से एक्शन लिया है वो भी आंकड़े में जरूर दर्शकों के सामने रख दूं। 2017 में
केवल एक घुसपैठ की घटना को डिटेक्ट करके उसे फॉइल किया गया था, यानी कि उसे निस्तनाबूद कर दिया गया था। लेकिन यही आंकड़ा अब अगर पिछले साल तक आप देखें तो ये काफी बढ़कर जो घटनाएं हैं वो अब 17 तक इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन की जो घटनाएं जिन्हें आर्मी ने फॉइल कर दिया, जिन्हें उन्हें निस्तनाबूद कर दिया, ये 17 तक पहुंच गई, 1 से 17। यानी कि जो फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि राजनीति के तौर पर एक इशारे में कह रहे हैं कि आतंकवादी और भारतीय सेना मिली हुई है, और इस पे सेना के सूत्रों ने ये आंकड़े साफ कर दिए कि किस तरह से जो घुसपैठ की घटनाएं हैं वो कम हुई है, और उन घुसपैठ की घटनाओं में जो एनकाउंटर शुरू होता है वो बल्कि बढ़ा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आशीष फिलहाल इस जानकारी के लिए। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। ये वही महाराष्ट्र है जहां लोकसभा चुनावों में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था, लेकिन अब विधानसभा चुनावों से ठीक पहले बीजेपी एक बड़ा दांव चलने की तैयारी कर रही है। दरअसल अब बीजेपी की नजर उन वोटर्स पर है जो किसी का भी खेल बिगाड़ सकते हैं। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव की गलती से सबक लेते हुए बीजेपी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ऐसा दांव चलने की तैयारी कर रही है जिससे पूरा गेम ही बदल सकता है। और बीजेपी के इस हथियार का नाम है मनोज जरांगे, जो मराठा आरक्षण का सबसे बड़ा चेहरा है, जिन्हें बीजेपी अपने टिकट पर चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है, ऐसी चर्चा है। हालांकि मनोज जरांगे बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसका फैसला बाकी है। आता ते रच्चे फोन करणार विरोधी पक्षाला 29 अगस्त को मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं, इस पर फैसला हो जाएगा। बीजेपी की कोशिश विधानसभा चुनाव से पहले मराठा वोटर को अपनी तरफ करने की है, और इसके लिए मनोज जरांगे से बेहतर कोई चेहरा हो ही नहीं सकता। अब इसी कोशिश को अमली जामा पहनाने के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव महाराष्ट्र में डेरा जमाए हुए हैं, जो बैक टू बैक कई बैठकें कर चुके हैं और हर छोटी बड़ी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। क्योंकि जल्द ही गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के महाराष्ट्र के दौरे पर आने वाले हैं। मतलब एकदम साफ है, महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछने लगी है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सबकी नजर महाराष्ट्र पर टिकी हुई है। याद करिए, थोड़े वक्त पहले की अगर बात की जाए तो हाथरस में कैसा हादसा हुआ था। जिस तरीके से हड़कंप के बाद भीड़ में आपने देखा था कई लोगों की जान चली गई थी, 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। कुछ ऐसी ही घटना जहानाबाद में देखने को मिली है। हम कुछ भी सीखने को तैयार नहीं है ऐसी घटनाओं से। जहानाबाद में जलाभिषेक के दौरान जिस तरह से भगदड़ मची, कई लोगों की जान चली गई है। बिहार के जहानाबाद का ये वही सिद्धेश्वर मंदिर है जहां अचानक भगदड़ मचने से 8 श्रद्धालुओं की दम घुटने से मौत हो गई। हादसे में 50 लोग घायल हुए हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इस वक्त हम जहानाबाद में सिद्धेश्वर नाथ मंदिर के ठीक नीचे खड़े हैं। जल चढ़ाने के लिए भक्तों की भीड़ जुटी हुई थी। उसी दौरान फूल दुकानदारों और श्रद्धालुओं के बीच मारपीट हो गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई, भगदड़ मच गई। इसके बाद इसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया। इसके बाद लोग इधर उधर भागने लगे, एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। उसी दौरान जो है भगदड़ में 8 लोगों की मौत हो गई और कई लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। जहानाबाद के मखदूमपुर में मौजूद बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में हर सावन श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। आज भी सावन की सोमवारी पर मंदिर में जन सैलाब उमड़ा था। अचानक ही मंदिर में भगदड़ मची, जिसके बाद बड़ा हादसा हो गया। जल अभिषेक के लिए जा रहे थे, 2-3 सीढ़ी नीचे थे, तभी ऊपर से ठेला ठेली हो गया। कोई वहाँ नियंत्रण करने वाले नहीं थे। प्रशासन की लापरवाही के कारण ऐसा हुआ आपको लगता है? पब्लिक मने की निकाले के रास्ते नहीं दिए, प्रशासन है ये नहीं था। इधर बिहार में हादसे के बाद सियासत शुरू हो गई है। राजनी बीजेपी पर क्राउड मैनेजमेंट फेल होने का आरोप लगा रही है। देश में अगर धर्म के प्रति रुझान बढ़ रहा है तो क्या प्रशासन का काम ये नहीं है कि क्राउड मैनेजमेंट के लिए अब तमाम वो पुख्ता चीजें अख्तियार करें? ये नहीं हो रहा है ना। कुछ मुआवजे की घोषणा होगी, फिर अगली भगदड़ का इंतजार होगा। मैंने जो पता किया उसमें यही था कि एक बार भीड़ ज्यादा बढ़ गया, अंदर से निकलने और जाने के कारण ये हो गया। वैसे वहाँ सारी व्यवस्था थी पहले से, लेकिन
लोगों में थोड़ा सब्र की कमी थी। वहाँ फूल बेचने वाले से स्थानीय विवाद हुआ, तत्क्षण उसको नियंत्रण में लिया गया, लेकिन स्वाभाविक रूप से ऐसी भौगोलिक स्थिति थी जिसके चलते ये दुखद घटना हुई और प्रशासन ने कोई लाठीचार्ज नहीं किया है। ये वीडियो फुटेज से भी स्पष्ट होता है। प्रशासन का दावा है कि फिलहाल सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में हालात पहले की तरह सामान्य है। घायलों का हर मुमकिन इलाज किया जा रहा है। रविवार की रात्रि को जो भीड़ होती है ज्यादातर 3 सोमवारी के बाद ये चौथी सोमवारी थी। जैसी सतर्कता है हम लोग उससे ज्यादा सतर्क थे। इस बार फोर्स और सिविल मजिस्ट्रेट्स की डेपुटेशन होती है, मेडिकल टीम की डेपुटेशन होती है, सब कुछ व्यवस्था जैसे होती है वैसे की गई है। ये दुखद घटना है। इस पूरे मामले में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं का आरोप है कि भगदड़ के हालात लाठीचार्ज की वजह से बने, लेकिन सच क्या है ये जांच के बाद ही सामने आएगा। बड़ी खबर में आपको बता दूं, पाकिस्तान से खबर आ रही है। पाकिस्तान से आईएसआई के पूर्व डीजी जनरल फैज हमीद को हिरासत में लिए जाने की सूचना मिल रही है। आर्मी ने जनरल फैज को हिरासत में लिया है। आर्मी एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। आपको यह भी बता दें कि टॉप सिटी केस में जनरल फैज के खिलाफ जांच की जा रही है और अब उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। बात कर लेते हैं बाढ़ और बारिश की वजह से हुए हाहाकार की। देखिए, पानी इस वक्त कोहराम मचा रहा है। नदी नाले सब उफान पर रहे हैं। इंसान हो या फिर जानवर, सब पानी के इस प्रहार के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। दक्षिण से लेकर उत्तर तक क्या हाल है, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जिंदगी बाढ़ के चक्रव्यूह में कैद है। नदी और नाले तांडव मचा रहे हैं, जिसकी वानगी है छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से आई ये तस्वीर, जिसमें एक युवक अपनी बाइक से पुलिया को पार करने की कोशिश करता, लेकिन 4 कदम भी आगे नहीं बढ़ता उससे पहले बाइक पानी के तेज बहाव में बहने लगती है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप कैसे पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि इसमें से जाना अपनी जान को मुश्किल में डालने जैसा है, लेकिन इसके बाद भी ये युवक इस पानी से अपनी बाइक को निकालता है और इस मुसीबत में फंस जाता है। लेकिन तभी वहां मौजूद कुछ लोग इसकी मदद के लिए आते हैं और फिर इसकी बाइक को पानी के भंवर से बाहर निकालने लगते हैं और आखिरकार मेहनत रंग लाती है और बाइक सवार और बाइक दोनों बच जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि लोग अपनी ही जान के दुश्मन क्यों बन जाते हैं, क्योंकि इस वक्त नदी नाले सब उफान पर हैं। ऐसे में कहीं भी बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि ऐसी कई तस्वीरें हर साल बारिश के सीजन में सामने आती हैं, जिसमें बाइक ही नहीं कार और बसें भी बह जाती हैं। अब जरा मध्य प्रदेश के गुना से आई इस तस्वीर को देख लीजिए, जहां पार्वती नदी उफान पर है, जिसने गुना से राजस्थान को जोड़ने वाले स्टेट हाईवे पर बने पुलों को बंधक बना लिया है। लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं और अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिया को पार करने में लगे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं एक के बाद एक बाइक आ जा रही है। किसी को कोई खौफ नहीं, कोई अपनी बीवी को ले जा रहा है, कोई बच्चे को, लेकिन ये लोग नहीं जानते उनकी एक लापरवाही कितनी बड़ी हो सकती है। अब जरा इस बाइक सवार को देखिए, इसकी पत्नी ने इसकी बाइक को पीछे से पकड़ रखा है। पानी के तेज बहाव में बाइक का चलना मुश्किल हो रहा है। उधर दूसरी तरफ से एक शख्स अपने बच्चे को बाइक पर बिठाकर ला रहा है। सब खतरों के खिलाड़ी बने हुए हैं। दरअसल गुना में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई गांव का संपर्क आपस में कट गया। जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की कि नदी और ऐसी पुलिया से दूर रहें, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। देखिए, हर काम सरकार ही नहीं कर सकती, बल्कि ऐसे हालातों में खुद भी सतर्क रहना बहुत जरूरी हो जाता है।